न्यायालय कोई ऐसी कोई भगवान की बनाई हुई चीज़ नहीं है। न्यायालय में कोई न्यायाधीश यदि कुछ गलत करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, तो उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। अभी जो बेंच बैठी है उसने कहा भी है कि न्यायालय में जो आरोप लगाए गए हैं इसमें हम पहले देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है या ये जांच का विषय है। तो जांच का विषय हो सकता है, आरोप लगाना मैं नहीं समझता कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो गलत लग रहा है उसके खिलाफ बोलने का मुझे हक है, लेकिन केवल इस आधार पर कि भाई न्यायालय की आलोचना नहीं हो सकती, न्यायालय आलोचना से परे है, मैं इस विचार के खिलाफ हूँ। और ये विचार डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है और ये विचार भारतीय लोकतंत्र की फंक्शनिंग और स्वस्थ लोकतंत्र के विचार के भी खिलाफ। राजनीति स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर होनी चाहिए। वो राजनीति आज मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर हो रही है और टीवी की बहसों में जो बेमतलब के विषय हैं, सुशांत सिंह गुजर गए या कुछ और छोटी मोटी बात किसी एक्टर या एक्टर के संबंध में हो गई, एक्ट्रेस के संबंध में, उसके ऊपर टीवी चैनल्स पूरे पूरे दिन चर्चाएं करते रहते हैं। देश का बजट आ रहा है, चर्चा हो रही है पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में। जो देश की अंदरूनी समस्याएं हैं उन पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और उसी का पॉलिटिकल बेनिफिट उठाते हुए राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीजेपी आज सत्ता में है। अभी ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। हमारा जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने हमें बड़े प्रीसियस राइट्स दिए हैं। जो संविधान की धारा 19 है वो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है और फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर के और आज तक पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतंत्र की स्थापना हुई है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच के कोई डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती। और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए सत्ता की आलोचना बहुत ज़रूरी है। सत्ता की आलोचना का मतलब जो स्टेट है, और स्टेट का न्यायालय भी है, न्यायालय कोई ऐसी कोई भगवान की बनाई हुई चीज़ नहीं है। न्यायालय में कोई न्यायाधीश यदि कुछ गलत करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, तो उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। अभी जो बेंच बैठी है उसने कहा भी है कि न्यायालय में जो आरोप लगाए गए हैं इसमें हम पहले देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है या ये जांच का विषय है। तो जांच का विषय हो सकता है, आरोप लगाना मैं नहीं समझता कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो गलत लग रहा है उसके खिलाफ बोलने का मुझे हक है। झूठे आरोप हैं, सच्चे आरोप हैं, उसकी जांच की जा सकती है। झूठे आरोप हैं उसके संबंध में देश में पहले से ही बहुत सारे कानून हैं, उसको लेकर के कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन केवल इस आधार पर कि भाई न्यायालय की आलोचना नहीं हो सकती, न्यायालय आलोचना से परे है, मैं इस विचार के खिलाफ हूँ और ये विचार डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है और ये विचार भारतीय लोकतंत्र की फंक्शनिंग और स्वस्थ लोकतंत्र के विचार के भी खिलाफ है। लेकिन कहा जा रहा है प्रशांत भूषण जी लगातार सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं, उस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं की न्याय व्यवस्था भी आजकल सरकार के दबाव में है। स्वाभाविक है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। सुधा भारद्वाज का मामला हो या और कई दिल्ली यूनिवर्सिटी के तेल तुंबड़े का मामला हो, एक अभी वो डॉक्टर साहब हैं उनका मामला हो, जिन लोगों ने भी सरकार की आलोचना की है उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनको चुप कराने की कोशिश हो रही है। इसमें साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार की आलोचना की, सरकार के लोगों ने मीडिया के बड़े हाउसेस से कह करके उनको बाहर निकलवा दिया। तो ये तमाम चीज़ें आज हम झेल रहे हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसके लिए अपनी बात कहना रोज़ ब रोज़ मुश्किल होता जा रहा है और सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है। जग जाहिर है, ये सबको पता है। हम जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग अपनी बात कह सकें मुक्त रूप से तो डर लगता, पता नहीं सरकार जो क्या कार्रवाई कर दे। हम पे ये 17-18 मुकदमे हो रखे हैं, कभी 151 की कार्रवाई हो रही है, कभी गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो रही है। सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को तमाम सीआरपीसी की जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो प्रिवेंटिव धाराएं हैं, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश हो रही है। तो क्या सर लगता है आपको कि जो जनता है हमारे देश की, क्या उसने इस लोकतंत्र में तानाशाही सरकार चुन ली है? जो आप देख रहे हो कि जो अभी सरकारें हमारे यहाँ चुनी जा रही हैं, जैसे हिटलर था तो हिटलर भी लोगों ने ही उसे चुना था।
तो माहौल स्वस्थ लोकतंत्र तभी काम करता है जब लोगों की समस्याओं को लेकर के बहसें होती हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के पॉलिटिक्स होती है। यहाँ जो पॉलिटिक्स हो रही है वो हिंदू मुसलमान या जातिगत या क्षेत्रीय भेदभाव को बढ़ा करके हो रही है, लोगों की भावनाओं को बढ़ा करके हो रही है। और उसी का ये नतीजा कि आज आप जो किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, जो आपकी PSUs हैं जिनको हमने लंबे अरसे तक सींच करके खड़ा किया है, जो देश के सबसे प्रॉफिट कमाने वाले हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधे हैं, उनको आज कौड़ियों के भाव बेचने की कोशिश हो रही है। रेलवे तक, डिफेंस का, LIC तक सभी में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। और सरकार अपना जो बजटीय घाटा उसको, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका डिसइन्वेस्टमेंट करके उस घाटे की पूर्ति करने की कोशिश कर रही है। सर, इतना जो कुछ बदल रहा है देश में, प्राइवेट क्षेत्र में चीज़ें जा रही हैं, जो पुराने उद्योग धंधे थे, धरोहर थी, लेकिन जब सब इतना सारा कुछ हो रहा है, देश की जो युवा पीढ़ी है, जो या देश का जो आम आदमी है, वो खुलकर विरोध क्यों नहीं कर पा रहा है सरकार का? पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब ये कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे जो सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी लोगों की गोलबंदी कर रहे हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, तो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मोदी रिजीम के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। और ख़ासकर जो आरक्षित तबके के लोग हैं, उनके जो आरक्षण का जो स्पेस है वो कम किया जा रहा है। खासकर PSUs के डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे बुरा नतीजा, जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट आते थे, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम की गई। और एक बड़ा खेल हो रहा है कि सरकारी जॉब्स की जो वैकेंसीज़ निकल रही हैं, उनमें जो भर्तियां हो रही हैं, उसमें यदि 27% आरक्षण पिछड़ों का है, तो और पिछड़ों में से कोई हाई मेरिट में जनरल में फाइट कर दे रहा है, तो उसको जनरल में ना काउंट करके उसको काउंट कर रहे हैं OBC में। तो एक बड़ी समस्या हो गई है। एक तरीके से बजाय आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण बनाने के 50% आरक्षण, और उसमें भी जो वीकर सेक्शंस हैं वो आरक्षण भी आप छोड़ दो, तो 40% आरक्षण ऐसा लगता है कि जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। लेकिन सर, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं OBC के, लेकिन एक बड़ा तबका OBC समाज में जो आरक्षण का विरोध करता है, क्या वो ना समझेगी आरक्षण का मतलब? बिल्कुल उसकी ना समझिए भाई। आज भी यदि आप आंकड़े उठा करके देखोगे कि SC ST का आरक्षण तो संविधान के बनने से लेकर के शुरू हो गया था, और OBC का आरक्षण जो साउथ की स्टेट हैं वो भी बहुत पहले शुरू हो गया था, और सेंट्रल की सर्विसेज में 93 में शुरू हो गया था। तो इतने दिन के बावजूद भी जो हमारे यहाँ कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुल जो सरकारी नौकरियाँ हैं, उनमें अभी भी 78% लोग स्वर्ण है, और उनमें भी जो सबसे ऊपर की नौकरियां हैं वो भी स्वर्ण है। यहाँ तक कि जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की जितनी भी नौकरियां हैं सेंट्रल लेवल पर ब्यूरोक्रेसी की, उनमें एक दो गिनती के या तो SC हैं या OBC हैं। और एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी आज़ादी से आज तक कोई भी OBC SC ST से आज तक नहीं बना। तो ये आरक्षण की स्थिति है। सर, जो हमारे देश में केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अभी तक जो 40 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें केवल OBC के केवल 9 प्रोफेसर बन पाए हैं, जबकि उनकी आबादी बहुत बड़े लेवल की है। बिल्कुल, बहुत सारी वैकेंसी तो ऐसे ही खाली पड़ी हैं। वहाँ पे जो ऑलरेडी कार्यरत लोग हैं उनमें बड़ी संख्या में, ओवरवेलमिंगली आप ये समझिए कि 90% जो फैकल्टीज़ हैं वो सब स्वर्ण हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी आप आंकड़े उठाओगे तो ज़्यादातर वहाँ स्वर्ण है। तो लेकिन सर, OBC समाज जाग क्यों नहीं रहा, फिर आखिर क्यों नहीं अपनी लड़ाई लड़ रहा सर? देखिए, मेरा थ्योरेटिकली मानना ये है कि जैसे SC ST का आरक्षण है उनकी आबादी के अनुपात में है, OBC का आरक्षण है, तो पीछे जो सामाजिक राजनीतिक जनगणना हुई थी 2012 में, उसके आंकड़े जानबूझ करके सरकार ने जाहिर नहीं किए। यदि आंकड़े जाहिर होते, अभी जनगणना होने वाली है अगले साल, तो ये इनकी गणना होनी चाहिए। जो 1931 के जो सेंसस है उसके हिसाब से OBC की जनसंख्या 54% है, लेकिन उनका आरक्षण 27% है। और अभी जो अनुमान है वो ये है कि ये 54 हो, 55 हो, 60 हो, तो उसी की आबादी के अनुपात में इनका आरक्षण होना चाहिए। SC ST का उनकी आबादी के अनुपात में ऑलरेडी है। तो OBC के संदर्भ में ये अभी एजेंडा अधूरा है, और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई भी अभी अधूरी। लेकिन सर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो कहीं रिजर्वेशन का कोई चैप्टर ही नहीं है, कहीं उसका जिक्र नहीं किया गया सर। उन्होंने एक जगह इस बात का जिक्र किया कि हम अपनी जो वैकेंसीज़ हैं उनको भरेंगे,
ये कैसे भरेंगे, उसके लिए कितना बजट वो आवंटित करने जा रहे हैं, किस प्रकार से वो तेज़ गति से उसमें भर्तियां करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 2-3 बातें मैं आपसे ज़रूर कहनी चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो 1952 में राधाकृष्णन कमीशन बना, उसने पूरे देश में शिक्षा की और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही। उसके बाद 1966 में डॉक्टर कोठारी कमीशन बना और 1968 में भारत की पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें इस बात को कहा गया कि भारत में हर तरह की शिक्षा पहली कक्षा से लेकर के और आपकी उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यानी कि भारत को हम एक ऐसे समाज, ऐसे देश के रूप में विकसित करेंगे जहां उसके नागरिक को हर तरह की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसके बाद 1986 में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसको लेकर के काफ़ी बहसें देश में हुई और ख़ासकर आपके याद हो तो ये बहस खूब मशहूर हुई थी कि पूरे देश में एक तरह की स्कूली एजुकेशन होनी चाहिए और सबके लिए मुफ्त एजुकेशन होनी चाहिए। राजीव गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के एजेंडे के अनुसार काम करते हुए इस एजेंडे को छोड़ दिया। इस एजेंडे को छोड़ करके नवोदय विद्यालय के रूप में एक जो है छोटी सी चीज़ देश के सामने जाहिर कर दी, जबकि होना यह था कि पब्लिक स्कूल जो आपका प्राइवेट सिस्टम है वो ख़त्म होना था, सार्वजनिक क्षेत्र में सारी एजुकेशन आनी थी, सरकार को उस पर खर्चे बढ़ाने थे और सबके लिए स्कूली शिक्षा मुफ्त होनी थी। लेकिन 1986 में जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी या कोठारी कमीशन का जो पर्पज़ था उसे डिफीट करते हुए इस एजेंडे को पीछे छोड़ दिया गया। उसके बाद बीच में कई आपकी कमेटीज़ बनी, हायर एजुकेशन के लिए भी कमेटीज़ बनी, जैसे अंबानी बिरला की कमेटी बनी थी, महमूदुर रहमान कमेटी बनी थी। अभी जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसको लेकर के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट्स आई, फिर उसके आधार पर ये आपके सामने ड्राफ्ट आया है। इस ड्राफ्ट में भी मैंने कई टीवी चैनल्स के ऊपर ये बहसें सुनी है, कहीं पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली एजुकेशन सबके लिए मुफ्त हो, अनिवार्य हो, एक जैसी हो, इस पर कोई चर्चा मुझे सुनाई नहीं थी। सर, एजुकेशन का बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, जो सरकारी क्षेत्रीय कंपनियां जो है बिक रही हैं वो प्राइवेट हाथों में जा रही हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है पूरी दुनिया में, वो कहीं भी विरोध नहीं कर पाती है, जबकि जो युवा पीढ़ी है वो ताली बजाती है, थाली बजाती है, दिए जलाती है, उनको राम मंदिर का जो है नया एक वो हथियार मिल गया है। संविधान की धारा 51A में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नेहरू ने अपने ज़माने में जोड़ी थी और उसका पर्पज़ यही था कि भारत एक अंधविश्वासी समाज है और कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश में नए इन्वेंशन ना हो, और नए इन्वेंशन तब होंगे जब आप वो समाज, सड़ा गला समाज खत्म हो, नए समाज का निर्माण हो, और वो तब होगा जब लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, नई खोज की जिज्ञासाएं हो। दुर्भाग्य से हुआ क्या है कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर में कुछ कोशिश की कि यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो, लेकिन बीजेपी की राजनीति प्रतिगामी राजनीति है, पीछे की ओर ले जाने वाली राजनीति है, भेदभाव को बढ़ाने वाली राजनीति है, वर्ण व्यवस्था को वाजिब ठहराने वाली राजनीति है। तो बीजेपी ने उस अंधविश्वास को बढ़ाने में इन्हें लाभ है और इन्होंने उसको बढ़ाने का काम किया है। और हम देख रहे हैं कि जो राजनीति स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर होनी चाहिए, वो राजनीति आज मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर हो रही है। और टीवी की बहसों में जो बेमतलब के विषय हैं, सुशांत सिंह गुजर गए या कुछ और छोटी मोटी बात किसी एक्टर या एक्टर के संबंध में हो गई, एक्ट्रेस के संबंध में, उसके ऊपर टीवी चैनल्स पूरे दिन चर्चाएं करते रहते हैं। देश का बजट आ रहा है, चर्चा हो रही है पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में। जो देश की अंदरूनी समस्याएं हैं उन पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और उसी का पॉलिटिकल बेनिफिट उठाते हुए राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीजेपी आज सत्ता में है। क्या जो मीडिया है, जो देश की राष्ट्रीय मिनिस्ट्री मीडिया, क्या ये भी मतलब दिशा भटक गई है चीज़ों को लेकर? मीडिया का जो मेरी समझ में आता, चूँकि आप मीडिया के लोग हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि मीडिया पहले जब आज़ादी का आंदोलन था तो मीडिया एक मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट के, फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए। बीच में तमाम जितने जन आंदोलन हुए, चाहे इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था, तब भी मीडिया की बड़ी प्रोग्रेसिव भूमिका थी। लेकिन जब से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ मीडिया का, जब से कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में ओनरशिप गई है, आज आप चैनल की ओनरशिप देखो,
अंबानी के हाथ में 60 से 70% ओनरशिप चैनल्स की है। तो बड़े पूंजीपति जिनके हाथ में बड़े मीडिया हाउसेज हैं, मास मीडिया जिनके हाथ में है, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा एजेंडा आए जिससे उनके ऊपर कोई सवालिया निशान उठे या उनके बेनिफिट को लेकर के कोई बहसें हों। सर आगे सवाल है, देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है चीज़ों को लेकर, क्या इससे आम जनता को कुछ मिल पाएगा? ये आम जनता की संपत्ति का निजीकरण है और आम जनता को इस बारे में इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और इसमें जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट की और अच्छी ज़िंदगी जीने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उससे इन्हें वंचित किया जा रहा। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि इन जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनका एक वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये समाज के कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। यदि हम इनका भी निजीकरण कर देंगे तो जो सुविधाएं गरीब लोगों को आज इन PSUs के माध्यम से मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी।